वही सर रेजिस्टिविटी क्या है, मेनली फॉर्मूला है, ठीक है। अभी हम उन्हीं सबको जोड़ देंगे जो हमने फैक्टर्स निकाले। पहला फैक्टर हमने क्या निकाला, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, निकाला कि नहीं, वेयर A R क्या है, R रेजिस्टेंस है, A क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन या फिर एरिया। दूसरा हमने क्या निकाला, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L क्या है, लेंथ है। और टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं है, बस टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि टेम्परेचर का रिलेशन इस्टेब्लिश करना इतना आसान नहीं, डैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसमें बहुत सारे वो भी रिलेशन इस्टेब्लिश है, बट डैट इज़ मच 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 हाई ऑफ फिजिक्स, कि टेम्परेचर देने पे एटम्स का मूवमेंट कितना तेज़ हो जाता है, वो बहुत हायर फिजिक्स है, क्योंकि वो बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी उसमें, एटम्स के मूवमेंट को देखने के लिए पड़ेगी कि नहीं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम वो वाला फैक्टर कंसीडर नहीं करते हैं इन सारी चीज़ों में। तो इसी को जब हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A हो जाएगा कि नहीं। हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारा ये फॉर्मूला निकल गया। अब फिर वही वाला कॉन्सेप्ट जैसे ओम साहब ने किया था कि एक वायर हमने ले लिया, उसमें रेजिस्टेंस कितना है वो V बाई I से कैलकुलेट कर लिया, फिर उसका लेंथ हम वेरी कर रहे हैं, देखो कैसे है, क्या हो गया, R इंटू A डिवाइड बाई L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट आने लगा कि हमें इसको तो वेरी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको वेरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में A को और L को हम वेरी करा रहे हैं वो रेशियो हमारा कांस्टेंट आ रहा है, और उसी को हम रो कह देते हैं, रो या फिर रेजिस्टिविटी। ये सिंबल है, जैसे हमने ओम बनाया था, दैट इज सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस ओम, ठीक है, ये रो हो गया। और इसी को हम रेजिस्टिविटी कहते थे, सिंपल सी बात है। हमने क्या कर दिया, यही क्या हो गया, R हमने प्रोपोर्शनल बना दिया L बाई A, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी हम कह देते हैं, रो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। वाह, इट्स रेनिंग रेनिंग रेनिंग, तब से बारिश ही हो रही है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो, देखो इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, रो, ठीक है, दिस इज रो। एंड इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट, मतलब जब हम इसी को, अब देखो रो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर वायर के लिए, हम क्या कर देंगे, R A अपॉन L, ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। अब जब रेजिस्टिविटी हम किसी वायर का बता देते हैं तो हमें एरिया भी कंसीडर हो गया, लेंथ भी कंसीडर हो गया और रेजिस्टेंस भी कंसीडर हो गया। किसी भी वायर का रेजिस्टिविटी कितना बेटर हो जाता है, कितना मोटा है, कितना इसका लेंथ है और इसका रेजिस्टेंस कितना, तीनों को कैलकुलेट करके एक परफेक्ट फॉर्म में हम रेजिस्टिविटी बता देते हैं। तो दिस इज द मच बेटर कॉन्सेप्ट देन द ओनली रेजिस्टेंस। ओनली रेजिस्टेंस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस V बाई I का रेशियो है, लेकिन यहाँ पे एरिया और लेंथ, जिस पे हमारा क्या वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डिपेंड करता है, A पे डिपेंड करता है, L पे डिपेंड करता है। जब वो सारे फैक्टर कंसीडर कर लेते हैं देन वी हैव द रेजिस्टिविटी। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा, SI यूनिट, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ का SI यूनिट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर्मूला में मैंने आपको पहले ही बताया था, फिजिक्स या फिर किसी भी चीज़ में बिना फॉर्मूला, अगर आप क्या कहते हैं, बिना अगर आप यूनिट कंसीडर नहीं करते हैं तो आपके लिए ब्लंडर है। और वो यूनिट किस SI यूनिट में है कि किस में है, हमेशा SI यूनिट में लेके चलना है, ठीक है। तभी आपका फॉर्मूला जैसे क्या है, कहीं पे मीटर दे दिया, कहीं पे सेंटीमीटर दे दिया, कहीं पे मिलीमीटर दे दिया, तो लेंथ का हमेशा SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो अगर मिलीमीटर में भी दिया है तो हमें उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, कहीं पे केजी में दे दिया, कहीं पे ग्राम में दे दिया, कहीं पे और कुछ दे दिया, तो SI यूनिट क्या है, केजी है, ग्राम से पहले केजी में कन्वर्ट करना है।
तब कोई चीज़ कैलकुलेट करना है तो ऑलवेज कंसीडर द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वैसे रो की यूनिट चलो हम डिफाइन ही करते हैं, कैलकुलेट ही करते हैं। रो रेजिस्टेंस है ये, ए है ये और एल है ये। अब बताओ आर ओम, अभी हमने बताया ओम, इसकी एसआई यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? ओम। ए का क्या होता है? ए क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया, एरिया यही तो है, देखो L इंटू एल, L इंटू एल ही तो एरिया होता है। अगर एक खेत है, ये इसका L है, ये इसका ब्रेथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रेथ, लेंथ ऑफ ब्रेथ, तो ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया। मीन्स जब हम कहते हैं ना स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, तो क्या हो गया? एरिया का जो एसआई यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है कि नहीं? स्क्वायर फीट। जैसे ये रूम है, हम कहेंगे ना कि 100 स्क्वायर मीटर या 100 स्क्वायर फीट का रूम है, हम क्या कर दिए? एरिया बता रहे हैं। किसी का एरिया हमेशा इसमें आता है, स्क्वायर मीटर में, ठीक है। तो ए क्या हो गया? स्क्वायर मीटर। ये केवल लेंथ है, ये क्या हो गया? मीटर में हो गया कि नहीं? तो देखो कैसे लिखेंगे? ए, ये मीटर स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया? ओनली मीटर हो गया। एल, ये देखो 1 मीटर कट गया, मीन्स एल खत्म हो गया नीचे से, तो क्या बचा? केवल एसआई यूनिट। मीन्स रो का एसआई यूनिट ओम मीटर होता है, ओम मीटर। What is the SI unit of resistivity? Ohm meter. Always keep this in your mind. Means what? देखो ऐसे हम SI यूनिट निकालते भी हैं बहुत सारा। आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th में आपने ग्रेविटेशन और सारी चीज़ें पढ़ी होंगी ना। देखो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट वहाँ भी लगा होता है। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में और स्क्वायर आर स्क्वायर, ये होता है ना। अगर मैं आपसे कहूँ जी का आप क्या निकालो, जी का क्या निकालो? एसआई यूनिट निकालो, तो आप क्या करोगे? सारों को इधर ऐसे ट्रांसफर, एफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर m1 m2। अब एफ का आप क्या करोगे? एफ का कैलकुलेट करोगे। एफ क्या होता है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, होता है कि नहीं? मास का तो केजी हो गया, एक्सीलरेशन का क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? क्या होता है एक्सीलरेशन? मीटर स्क्वायर, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। एक्सीलरेशन का क्या होता है? देखिए ध्यान नहीं आ रहा है बेटा, चलिए तो बात की बात हो गई। मीटर, हाँ देखिए क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का होता है, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए हमारा क्या हो गया? एफ क्या हो गया? m इंटू ए, क्या था? यही था, g इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2, यही तो था। तो फोर्स का ये हो गया, r का मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? और नीचे क्या हो गया? केजी स्क्वायर हो गया। जब हम ज़्यादा डिटेल में इसको कैलकुलेट करेंगे तब ये हो गया, नहीं तो हम डायरेक्ट फोर्स का न्यूटन बोल देते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो गया आपका जी का एसआई यूनिट, ठीक है। ये चीज़ हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? क्योंकि फोर्स का डायरेक्टली हमारे पास न्यूटन है एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है, तो इसको हम नहीं तोड़ते हैं, हम एनी ले लेते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आर और केजी स्क्वायर, देखो ये नीचे था तो हमने ये लगा दिया, निकल गया। ये भी बहुत पूछता है जी का एसआई यूनिट क्या है, तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर दिया, क्या होता है? ओम मीटर। तो जब भी आप एसआई यूनिट कोई चीज़ भूलते रहो, नहीं याद है, देखो मुझे भी याद नहीं था, ठीक है, ध्यान में आया कि इसको न्यूटन ही लेते हैं, एम इंटू ए में नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं एसआई यूनिट क्या है। तो ऑलवेज कीप दिस, जब भी आप फॉर्मूला बनाओ। अब जैसे जी कहीं पे न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा है, तो अगर आप एसआई यूनिट लास्ट में नहीं लिख रहे हैं तो वो आपका वैसे ही नंबर कट गया है ना। आपने निकाला कि जी की वैल्यू सपोज 10 आया, तो 10 क्या? मूली गाजर क्या कुछ होना चाहिए ना, तो 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, मूली गाजर नहीं, ओके। तो एसआई यूनिट इज़ वेरी कंपल्सरी, ठीक है, हर जगह मेंशन करना जरूरी है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी,
सारे फॉर्मूले इनसे रिलेटेड सब। एंड न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आपकी बुक में भी ढेर सारे शायद, अब देखो ये टॉपिक ख़त्म होता है ना इतना, अब ढेर सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स की कोशिश कर वो ट्राई करते हैं। ठीक है, आपके बुक अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, मटेरियल्स दिए हुए हैं, देखो यही रेजिस्टिविटी के लिए मटेरियल्स दिए हुए हैं। अब ये चीज़ आपको लर्न करना है। देखिए इसमें आपके बुक में क्या दिया हुआ है, सिल्वर सबसे ऊपर दिया हुआ है। देखिए रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁸, सबसे बढ़िया रेजिस्टिविटी सिल्वर। देखिए सिल्वर की 1.6 × 10⁻⁻ क्या है, मतलब क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है। ठीक है, बहुत स्मूथ करंट इसमें फ्लो करेगा। उसके नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, उसके नीचे कॉपर दिया हुआ है, उसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है कॉपर की, देखिए 1.62 × 10⁻⁸ हो गया। उसके नीचे क्या दिया हुआ है, देखिए एल्युमिनियम दिया हुआ है 2.63। उसके नीचे टंगस्टन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एक है मटेरियल टंगस्टन। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 5.2 × 10⁻⁸। देखिए सिल्वर से ज़्यादा है कि नहीं है, 5.2 है, ये देखते रहिएगा। जैसे जैसे अगर यहाँ -6 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, -2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो ये नीचे बढ़ रही है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, अब इतना ना बताना पड़े मुझे। टंगस्टन, टंगस्टन ही फिलामेंट में यूज होता है, बल्ब के फिलामेंट, बल्ब फिलामेंट, वो जो बीच में जलता है वो क्या होता है, टंगस्टन का होता है। रेजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है, जब रेजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो रुक के जाता है, जब रुक के जाता है तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, और हीटिंग इफेक्ट वही टंगस्टन का जो वायर होता है वो हीट होता है, जब वो हीट होता है तो वो ग्लो करता है। लेकिन सिल्वर में बड़े आराम से मूव कर जाता है, यहाँ पे उतनी हीटिंग इफेक्ट नहीं होती है, मतलब उतना, देखो किसी भी चीज़, जैसे अपना हाथ ऐसे रगड़ो, जब हम अपना हाथ रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन होता है, देखो गर्म होता है कि नहीं होता है। हम अपना एक मैकेनिकल एनर्जी इसको रगड़ने में लगा रहे हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करें, ये सारे एनर्जी आप 11th में पढ़ोगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको मूव करा रहे हैं, और जब मूव करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो वही काम होता है कि जब रेजिस्टेंस उस चीज़ को रोकता है तो फ्रिक्शन होता है, और वो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है, जनरेट्स हीट, फ्रिक्शन। और टंगस्टन का वही काम, रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन इतने आसानी से नहीं जाते हैं और वो हीट जनरेट कर देते हैं। अब देखो एक तो बल्ब वाला हो गया, एक आप जो आयरन है प्रेस वाला देखो कितना स्ट्रांग होता है, या फिर हीटर का देख लो, हीटर का जो वायर होता है वो एलॉय का हो जाता है, एलॉय का, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इतनी, मतलब देखो रेजिस्टिविटी हाई होती है लेकिन वो इंसुलेटर भी नहीं होता है। रेजिस्टिविटी तो हाई होती है बट नॉट अ इंसुलेटर, वो इंसुलेटर भी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन उससे मूव कर जाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, और जब बहुत हाई होती है तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा जनरेट होता है। इसलिए देखो हीटर देखो घर में एकदम लाल हो जाता है। ठीक है, टंगस्टन से ज़्यादा है कि नहीं है, अगर टंगस्टन वायर हम वहाँ लगा दें। ठीक है, अब देखो एलॉय क्यों नहीं हम करते हैं, एलॉय क्यों यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पे मोटे वायर में आप कहोगे टंगस्टन हम लगा दें, टंगस्टन इसलिए वहाँ पे नहीं लगाते हैं, क्यों, क्योंकि टंगस्टन में थोड़ा सा ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस जैसे इंक्रीज करेंगे ये बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, बर्न मीन्स ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जितनी भी बर्निंग फिनोमिना होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग होती हैं, बर्निंग, कार्बन जल रहा CO2 बन गया, ऑक्सीडाइजिंग फिनोमिना हो गया। ठीक है, तो बर्निंग क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग फिनोमिना होती है, ये क्या होती है, बर्न हो जाती है। और जब एलॉय हम कर देते हैं तो उसका जो एलॉय, हम कुछ ऐसा मटेरियल उसमें ऐड कर, एलॉय मीन्स क्या होता है, कई मटेरियल हम ऐड करके कोई नया मटेरियल बना रहे हैं। ठीक है, तो जब हम एलॉय यूज करते हैं तो उसकी बर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो इतने आसानी से बर्न नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम जो भी हीटर होते हैं जहाँ हैवी यूज के लिए हमें लगाना है वहाँ पे हम एलॉय ऐसा बनाते हैं कि उसकी जो कैपेसिटी हो, ठीक है, क्या कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी वो अच्छी हो, रेजिस्टेंस भी उसका अच्छा हो, रेजिस्टिविटी भी अच्छी हो, और बर्न ना हो जल्दी।
तब इसलिए वहाँ पे एलॉय यूज करते हैं। इसके नीचे जब हम आ जाएंगे तो इंसुलेटर पे आ जाएंगे। इंसुलेटर्स की आपकी बुक में इंसुलेटर की देखो कुछ उसमें जैसे क्या हो गया, देखो बुक में कुछ दिया हुआ है ग्लास देखो 10 पावर कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, 10 पावर 10 to 14 हो जाता है। देखो 10 पावर 10 to 10 पावर 14 ऑर्डर का हो जाता है। रेजिस्टिविटी बहुत हाई, ग्लास रेजिस्टिविटी ऑफ द ग्लास इज वेरी हाई, मतलब बिल्कुल भी ना तो उनके पास इलेक्ट्रॉन है मूव कराने के लिए और ना ही कोई एटम उन्हें मूव करने देता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को। जब कोई मूव ही नहीं करता, कोई इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, मीन्स करंट नहीं कैरी हो पाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखो क्या, कि जैसे जैसे हमारा जो इंसुलेटर होता है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। इंसुलेटर्स रेजिस्टिविटी वेरी हाई, रेजिस्टिविटी हाई, और जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टर्स रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो, रेजिस्टिविटी लो होती है। ठीक है, तो दीज आर द क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, ये देखो टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ है, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है। चलिए हम एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि न्यूमेरिकल, और जो अभी एग्जाम